हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को स्टडी शूरवीर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 का आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 3 का आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टूडेंट देखो, धातु एवं अधातु की कुछ बातें हम जान लेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है मतलब। तो देखो, पॉइंट बना हुआ 3 पॉइंट में मैंने डिवाइड करा है, तो इन्हें हम देखेंगे। ठीक, जो पहला पॉइंट है, तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर उन्हें धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है मतलब बांटा जाता है। ठीक है, जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर उन्हें धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक ठीक है, दूसरा है धातु के कुछ उदाहरण। तो धातु के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हो गया आयरन, ठीक, एल्युमिनियम, ठीक, चांदी, कापर। धातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कापर। ठीक ठीक, तीसरा पॉइंट है अधातु के कुछ उदाहरण हैं। अब अधातु का कुछ उदाहरण है, तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें धातु और अधातु के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से धातु के उदाहरण हैं आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कापर। ठीक, और अधातु के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अधातु के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं मतलब तत्वों का भौतिक गुणधर्म क्या है। तो इनमें गुणधर्म तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जो जो मेन है गुणधर्म, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें गुणधर्म है हमारा पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक, तो जो धात्विक चमक का जो गुणधर्म है वो धातु के साथ कैसा होता है, तो धातु की तरह सतह चमकदार होती है। जो धात्विक चमक होता है वो धातु में चमकदार होता है। ठीक है, धातु की सतह चमकदार होती है। धात्विक चमक में धातु की सतह जो है चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। कुछ अपवाद है, जैसे आयोडीन अधातु होते हैं, वे भी चमकीले होते हैं। तो आयोडीन जो है वो अपवाद में आएगा, क्योंकि वह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, लेकिन धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। यहाँ से आपको दो चीज़ क्लियर होगा, इन दोनों में अंतर पूछता है, धातु और अधातु के अंतर लिखिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद में आयोडीन होता है जो कि चमकीला होता है। ठीक ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है कठोरता। दूसरा नंबर पे है कठोरता। तो धातु में क्या होता है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। तो आप लिखेंगे धातु सामान्यतः कठोर होती है। जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं वो मुलायम होते हैं। ठीक है, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये अपवाद में है, लेकिन ऐसे आम भाषा में आप जानेगा कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है, कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक ठीक, अब अधातुओं में क्या है कठोरता के आधार पर, तो अधातुएं जो है वो कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है,
अधातुएं जो है वो कठोर नहीं होती हैं, लेकिन इनमें भी एक अपवाद है जिसको बोलते हैं कार्बन का एक रूप होता है हीरा, जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, तो जो हीरा है वो अधातु में आता है। ठीक है, तो आपको तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ, आप इसे अच्छे से मतलब देखेंगे, अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, अच्छे से आप तैयारी के साथ चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड बोल रहा है रूप। रूप क्या होता है? तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है। जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, परंतु लेकिन मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो अपवाद में आ जाता है, जिसको पारा भी बोलते हैं। ये जो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक, लेकिन मरकरी जो है, जिसको पारा बोलते हैं, वो अपवाद है, जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, वो ठोस रूप में ना पाया जाता है, वो द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के ताप पर। ठीक, और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो होती है वो तरल रूप में पाई जाती है, और बाकी अधातुएं जो होती हैं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, वो सिर्फ द्रव रूप में पाया जाता है, जो कि अपवाद है धातुओं के लिए। ठीक, और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ करके, जो कि एक तरल रूप में पाया जाता है, जो कि एक अपवाद है। ठीक, ठीक है। अब नंबर 4 आता है हमारा अघात वर्धता। अघात वर्धता, तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाए के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं अघात वर्धता। जिन धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसी को बोलते हैं अघात वर्धता। जैसे हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा सोना। ठीक है, सोना, जैसे हो जाएगा हमारा सोना, चांदी, सबसे ज़्यादा आघात वर्ध होती हैं। ठीक है, सोना और चांदी जो है सबसे ज़्यादा आघात वर्ध तत्व हैं, जिनको पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये धातुओं में आती हैं। ठीक, ठीक है। अब अधातुएं, अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं। अधातुओं को मतलब पीट करके हम एक पतली चादर के रूप में नहीं ला सकते हैं, इसीलिए अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं। ठीक, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या बोलता है? 5वां पॉइंट का जो गुणधर्म है वो तन्यता है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो धातुएं होती हैं उन्हें पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। तन्य का मतलब है कि जिसे पतली तार के रूप में खींच करके बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं तन्यता। तो जो धातुएं होती हैं वो तन्य रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब धातुओं में जो है तन्य रूप में आता है सोना हो गया, चांदी हो गया। इन्हें हम लोग गर्म करके खींचेंगे ना, तो एक तार की तरह पतली से निकलती जाएंगी, ये टूटेंगी नहीं। ठीक है, तो तन्य का मतलब होता है जो जिसको खींचने पे वो एक तार का रूप ले ले और ऐसे ही बढ़ता रहे। ठीक है, टूटे ना, मतलब लास्ट सीमा पे जाके टूटे, तुरंत ना टूटे। ठीक है, और अधातुएं जो होती हैं ये तन्य नहीं होती हैं, ये पतले तार के रूप में नहीं जा करके ये तुरंत टूट जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब नंबर हमारा है नंबर 6, जो है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक। ठीक है, तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और जो है ऊष्मा की
सुचालक होती हैं। इसमें अपवाद है जो कि सीसा और मरकरी है, ये जो है विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद है मरकरी और सीसा को लेकर के, जो कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, आपको मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसे और नोट कीजिएगा। और आपके यदि सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। मेरा नया चैनल है, मुझे आप सभी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं वो जो है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें ग्रेफाइट जो है वो जो है विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 7वां नंबर है घनत्व। ठीक है, तो घनत्व में जो है जो धातु होता है वो अधिक घनत्व व उच्च गलनांक वाले होते हैं। जो धातु होते हैं वो उच्च और अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं। जैसे इसमें भी अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, धातुओं का घनत्व और गलनांक सबसे अधिक होता है, लेकिन अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम, जिसका घनत्व और गलनांक जो है कम होता है। ठीक ठीक, और अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ठीक है, अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक ठीक, अब नंबर 8 पे आएंगे। नंबर 8 है ध्वनिक। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, जो धातुएं होती हैं वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ध्वनिक का मतलब है ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसीलिए ये जो है ध्वनिक होती हैं। ठीक है, धातुएं ध्वनिक होती हैं और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 9 है ऑक्साइड। तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो अधिक से अधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण में है MgO, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और धातुएं जो होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे में होगा SO2। ठीक है, और धातुएं जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे में हो गया SO2। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हुआ, हमारा नया टॉपिक आ गया, हम चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो गए हैं, घुस गए। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, हमें बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है धातु के रासायनिक गुणधर्म, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की तरफ से हम देखें तो एग्जाम की नज़र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो इसमें फर्स्ट नंबर है रासायनिक गुणधर्म। कई चीज़ को देख कर किया जाता है ना, तो यह है वायु के साथ अभिक्रिया करने पर रासायनिक के में धातुओं का गुणधर्म कैसा होता है, इसमें ये जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जो है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन का जब योग होता है तो हमें प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। इतना क्लियर है। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं तो वही होता है हमारा वायु के साथ अभिक्रिया। धातु का वायु के साथ अभिक्रिया मतलब धातु को ऑक्सीजन के साथ
योग होता है, जब धातु का ऑक्सीजन के साथ योग होता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ये होता है हमारा वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, गुणधर्म में लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण है हमारा उदाहरण है जैसे 2Cu प्लस O2 से हमारा निर्माण होता है कॉपर ऑक्साइड जो कि काले कलर का होता है 2CuO। ठीक है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है 4Al प्लस 3O2 से हमारा निर्माण होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है 2Al2O3। ठीक है। तीसरा उदाहरण है हमारा 2Mg प्लस O2 से हमारा जो निर्माण होता है प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं 2MgO। ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हम डेली ऐसी वीडियो लाया करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती हैं, व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट है। Na और K वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो वायु में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आग लगने से रोकने के लिए इन्हें केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, पहले हमारे गांव में जो है मिट्टी का तेल जो है मिला करता था जिससे राशन वगैरह मिलता है ना। लेकिन अब सब बहुत दिन हुए, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल के 4-5 साल हो गए जो कि मिट्टी का तेल अब आना बंद हो गया है। ठीक है, फिर छोड़िए उससे, तो हम जानेंगे सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो वायु के साथ संपर्क करते ही आग उत्पन्न करते हैं, वो आग की तरह जलने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए उसे मिट्टी के तेल में अर्थात केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ऑक्सीजन से उसका संपर्क न हो और वो जले ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है MgAlZnPb वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बार जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बोल रहा है MgAlZnPb। ठीक है, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, हमारा नॉलेज के लिए इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। ठीक, नेक्स्ट है Fe आयरन जिसे बोलते हैं, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, जो आयरन होता है, जो लोहा होता है हमारा Fe, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगला है Cu। अगला है हमारा Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जो Cu होता है हमारा कॉपर, ठीक है, ये जो है प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अगला है Ag जिसे चांदी बोलते हैं। Au मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चांदी और सोना ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। क्लियर है गाइस, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वे धातुई ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड उन्हें बोलते हैं जो धातु ऑक्साइड होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार
दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। Al2O3 प्लस 6HCl, ठीक है, इससे प्राप्त होता है 2AlCl3 प्लस H2O, ठीक है, जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का जो है उदाहरण है। हमने बताया Al2CO3 प्लस 6HCl से हमारा प्राप्त होता है 2AlCl3 प्लस H2O। ठीक, देख लो आप ही देख लो, ये लवण हो गया और साथ ही में जल को भी उत्पन्न कर रहा है ना। हाँ, वैसे ही अगला उदाहरण है, इसको भी आप देख लीजिएगा, जो कि सेम पे बना है। सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर रहा है। ठीक है, Al2O3 प्लस 2NaOH से हमारा जो है 2NaAlO2 प्लस H2O का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो अभी ये देखेंगे हम। जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल, जब धातु और जल का जब योग होता है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब जल के साथ अभिक्रिया होता है तो धातु और जब जल का योग होता है, अभिक्रिया होता है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरा हो गया धातु ऑक्साइड, और जब धातु ऑक्साइड और जल का जब योग होता है, संयोग होता है, तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जब धातु ऑक्साइड के साथ जल का संयोग होता है तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगला देखेंगे, ये है धातु। ठीक है, ये जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातु है। ठीक है, ये गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु है। ठीक है, अब ये जो है CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे Pb हो गया, Cu हो गया, Au हो गया, Ag हो गया। चांदी सोना इसमें इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा। ठीक है, केवल भाप के साथ क्रियाशील, ये सिर्फ भाप के साथ क्रियाशील हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसका उदाहरण है 2Na प्लस H2O से हमारा जो निर्माण होता है 2NaOH प्लस H2 प्लस उष्मा। ठीक है, दूसरा है Ca प्लस H2O से हमारा निर्माण होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, अगला है Mg प्लस 2H2O से निर्माण होता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, अगला है Al प्लस 3H2O से हमारा निर्माण होता है Al2O3 प्लस 3H2। ठीक, 3Fe प्लस 4H2O से निर्माण होता है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, जिसको बोलते हैं धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो धातु का जब तनु अम्लों का साथ जब योग होता है, संयोग होता है, जब तनु अम्लों के साथ जब जुड़ते हैं आपस में, तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, याद होगा। जब धातु जो है तनु अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया Fe प्लस 2HCl से हमारा निर्माण होता है FeCl2 प्लस H2। ठीक है जी, ठीक है। जब ठीक है
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अगला है Mg+2HCl से निर्माण होता है MgCl2+H2। देख लो भाई, सब में H2 है, सब में लवण प्राप्त हो रहा है। तो ये सब लवण है, सब लवण है, सबके सब लवण है, लवण है लवण। ठीक। अगला है Zn+2HCl से निर्माण होता है ZnCl2+H2। 2Al+6HCl+2AlCl3+3H2। CuAgHg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला है फोर्थ पॉइंट, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु एक क हो गया, एक लवण विलयन ख हो गया। जब इन दोनों का योग होता है, संयोग होता है, तो लवण विलयन क प्लस धातु ख का निर्माण होता है। ठीक है। उसको हम नीचे समझेंगे। ठीक। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की क्रियता श्रेणी पर आधारित है। ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, श्योर हो आप लोग को आता है ये सब। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सक्रियता श्रेणी। ठीक है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और एक क्रम का मतलब क्या है? सबसे छोटा सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है। तो हम इस अवरोहिक क्रम को समझेंगे। के हो गया, एन हो गया, सी ए हो गया, एम जी हो गया, ए एल हो गया। तो यहाँ तक जो है मानेंगे 3 लाइन तक, ऑब्वियसली 3 लाइन तक। ठीक है। 3 लाइन का चैन बना देंगे। तो ये जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशीलता है। ठीक है। अब यहाँ से 3 लाइन बना देंगे। ठीक है। ये जो है घटती अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों ना? अब यहाँ से है तो ये दोनों जो है सबसे घटी हुई प्रतीत होंगी, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा है। ठीक है। ये सब हो गया हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक, मैंने बताया आप लोगों ना आरोही क्रम में व्यवस्थित होने वाले वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है। तो आपने देख लिया, आप कंप्लीट भी कर लेंगे, आप याद भी कर लेंगे और आप जाके बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे। ठीक। अगला है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, हमें पता था। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और त्याग करने के साथ साथ वो जो है धनायन बनाते हैं। और जो अधातु होते हैं
वो जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ वो ऋणायन बनाते हैं। इतना क्लियर है जी। इसका उदाहरण हो जाए NaCl का निर्माण। तो जो है Na का जो है 2,8,1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें जो है एक एक्स्ट्रा है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो इस पर प्लस आयन बन जाएगा, Na प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है जो त्याग करेगा उस पर जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,8 हो जाएगा Na का सोडियम धनायन है। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा क्लोरीन का, इसका हो जाएगा 2,8,7। ठीक है, तो जो एक का ग्रहण कर लेगा तो हो जाएगा 2,8,8 जो कि ऋणायन का लग जाएगा क्योंकि इसने ग्रहण किया है। ठीक है, इसी तरह Na प्लस Cl का, तो Cl और Na जो है आपस में ले लेंगे। यहाँ पे देखिए Na जो त्याग कर दिया एक का, तो Cl ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए Na पे एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा है, ये धनायन है। ठीक है, आयनिक यौगिक। अगला है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन पर दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। ठीक है, तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में मजबूत एक बड़ा सा विद्युत बल में बंध जाते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति में जो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, जो भौतिक प्राकृतिक होता है आयनिक यौगिकों का, ये ठोस होते हैं और कुछ कठोर भी होते हैं, और ये जो है सामान्यतः भंगुर होते हैं। ठीक है, भंगुर जिसे बोलते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक, दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक, जो है आयनिक यौगिकों का गुणधर्म में आ रहा है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सबसे बहुत ही अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत अधिक होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तीसरा है घुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, ये घुलने वाले नहीं होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में या फिर तेल में या केरोसिन में या पेट्रोल में जैसे विलायकों में ये घुलने वाले नहीं होते, घुलते नहीं भी, ये अविलेय होते हैं। ठीक है, नंबर 4 है विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जो है विद्युत का सुचालक तभी होते हैं जब ये जलीय विलयन में होते हैं। ठीक है, अतः ये जब ठोस रूप में होते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का कुचालक हो जाते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 3 पॉइंट आ गया हमारा, धातुओं की प्राप्ति, धात्विकी। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति कैसे हुआ। ठीक है, खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, इस पे जो है नेचुरल चीज़ जो भी है, जो भी प्राकृतिक बनावट है, जो भी प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है उसी को खनिज बोलते हैं। ठीक है, उनसे सभी यौगिकों को, तत्वों को जो है खनिज कहते हैं। ठीक है, अब अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क ये सब एग्जाम में आते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है वे अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, वह खनिज
जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना अधिक लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला है सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील में हो जाएगा KNaCaMgAl। ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन है। ठीक है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो फिर हमसे कहोगे कि भैया आप कैसे पढ़ाते हो, सब दिमाग से उड़े उड़े जा रहा। आप एक बार बुक निकालो और आप इस वीडियो को देखो, फिर इसके बाद आप नोट्स करते जाओ, फिर एक बार आप नोट्स को अपने एक बार रिमेंबर करो, एक बार पढ़ो, फिर दोबारा एक बार वीडियो देख लो। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ क्लियर सा होने लगेगा जब दोबारा वीडियो देखोगे, सब कुछ अपने से बताओगे आप। ठीक है, ये मध्य जो है अभिक्रियाशील है ZnFePbCuHg का इस सल्फर ऑक्साइड तथा कार्बोनेट एस के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन है। वहाँ पे अपघटन हो रहा था, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील AgAu स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील है Ag और Au जो कि स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अगला धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क से धातु प्राप्त करना। चरण 1 स्टेप 1 अयस्कों का समृद्धिकरण करना। ठीक, चरण 2 स्टेप नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण करना। ठीक, चरण 3 स्टेप नंबर 3 धातुओं को परिकर्षण करना। ठीक, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। अगला हमारे पास एक चार्ट है, अयस्क, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क है, एस के बाद लिखेंगे एस का सांद्रण कर लें या फिर एस कह लें। ठीक है, एस की में पाया जाता है, एस का सांद्रण, इसी का चार्ट मैंने बनाया। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक साइड उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, फिर उनके बाद आता है गलित धातु का विद्युत अपघटन। ठीक है, जिसे बोलते हैं शुद्ध धातु, ये जो है शुद्ध धातु में आएंगे। ठीक, अब ये मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, सल्फर अयस्क हो गया, जैसे हो गया HgSZnS। ठीक, कार्बोनेट हो गया, अयस्क हो गया, ZnCO3 हो गया। ठीक, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, सल्फर डाई अयस्क। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपको, एक बार पढ़ोगे तब। आगे भी चार्ट है, आप एक बार चार्ट बना लीजिएगा अच्छे से। इसमें चार्ट बड़ा हो गया था, अगला पेज में आ गया। सिनाबार वायु, सीमित वायु, निस्तापन, निस्तापन और भर्जन तो जरूरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पूछता है। धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातुओं का शोधन, भर्जन, धातु परिष्करण। इससे आपको ये है ना कि आप नाम सुन जाओगे तो आपको कुछ लगेगा कि नहीं सुना सुना सा है, हमारा इस सिलेबस का है। ठीक है, ठीक है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, ये सब था जो चार्ट था। अब बना लीजिएगा चार्ट, एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा, आराम से दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में। अब देखिएगा अयस्क है, एस के बाद एस का सांद्रण है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज ये। ठीक, फिर एक पेज ये। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे है हमारा कुछ मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। ठीक है, अब भर्जन,
सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले पार्ट्स में ये जो है वर्जन से मैं आपको अगले पार्ट्स में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देख लीजिएगा। मुझे कोई अर्जेंट कार्य पड़ गया है, ठीक है, इसलिए मैं यहीं तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जो लोग लास्ट तक बने थे मेरे साथ, वे लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं आपकी वीडियो अंत तक लास्ट तक देखा, ठीक है। और अगला वीडियो में जस्ट कुछ मिनट या कुछ घंटों में मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।